हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स बीए सिक्स्थ सेमेस्टर के मेजर पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ऑफ उत्तर प्रदेश के सेकंड चैप्टर्स के बुक के पीडीएफ कंटेंट को हम यहाँ देखेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि फर्स्ट चैप्टर में आपको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनाएं एवं विशेषताएं तथा एक विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना था, जहाँ पे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को पढ़ें, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं विशेषताओं को हमने देखा। फिर उसके बाद हमने उसके क्षेत्रीय विशेषताओं को देखा और भारतशील एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। हमारा ये सेकेंड चैप्टर है भारत के राज्यों का तुलनात्मक आर्थिक विकास। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जो है कि इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ऑफ उत्तर प्रदेश के सिलेबस को अपलोड कर रखा है। आप सभी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बीए सिक्स्थ सेमेस्टर मेजर पेपर बीए सिक्स्थ सेमेस्टर पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 2025 के प्लेलिस्ट में है, अवेलेबल है। आप सभी जरूर देख लीजिए। हम फटाफट क्या है कि पूरे चैप्टर्स को फटाफट देखते चले, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है एमजीकेवीपी वो काफ़ी जल्दी ही होने वाला है। आपका 1-1.5 महीने के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो जो कोर्स है आपका सिलेबस है उसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल मैं आप सबको बुक के कंटेंट लेकर आ रही हूँ। बुक के कंटेंट से आपका क्या है कि सारे टॉपिक्स जो है आपको क्लियरली मिल जाएंगे, एकदम प्रॉपरली सीक्वेंस में। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि हाईलाइटेड चीज़ें मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसे हाईलाइटेड कर रखी हूँ। तो हाईलाइटेड चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अभी मैं बुक के कंटेंट ला रही हूँ। बुक के कंटेंट से ही आप अपना नोट्स जो है सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। जितना अधिक आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे उतना बेटर आपके लिए होगा। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, आपको इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के क्या है कि जैसे ही कंप्लीट होगा आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको मैं पेपर मॉडल पेपर जो है आपका बनाकर आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी। आप सभी किस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि जो है आप इवन जो सेमेस्टर होता था एमसीक्यू होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, अब सब्जेक्टिव हो गया है। तो आइडिया कोई नहीं है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। पैटर्न तो पता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जैसे आते हैं 8 सेमेस्टर वाले में वैसे ही। लेकिन क्वेश्चंस किस यूनिट से किस चैप्टर से ज़्यादा आएंगे, किस से कम आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, यह आपको कोई आइडिया भी नहीं है। तो चलिए हम अपना ये टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, और यदि चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सेकेंड चैप्टर आपका भारत के राज्यों का तुलनात्मक आर्थिक विकास देखना है। तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। तो इंट्रोडक्शन में क्या है आपका, भारत में कितने टोटल राज्य हैं प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो अपनी अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधता और आर्थिक पृष्ठभूमियों के साथ विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। भारत में आर्थिक विकास को समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। आर्थिक विकास के आर्थिक समृद्धि से अधिक व्यापक अवधारणा है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अतिरिक्त इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, जो कि भौतिक उन्नति में योगदान देते हैं। इसमें संसाधनों की आपूर्ति, पूंजी निर्माण की दर, जनसंख्या का आकार और बनावट, प्रौद्योगिकी, कौशल और कार्यकुशलता, संस्थागत तथा प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन अधिक विस्तृत उद्देश्य जैसे आय के अधिक समान वितरण को सुनिश्चितता, अधिक रोजगार, निरंतरता, उन्मूलन को पूरा करते हैं। अतः संक्षेप में आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के मौलिक कारकों तथा मांग की बनावट जैसे अंतर संबंधित परिवर्तनों की एक लंबी श्रेणी सम्मिलित होती है, जिनसे देश के शुद्ध
राष्ट्रीय उत्पादन में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। तो यह आपका एक परिचय है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी में आगे आपका दिया है कि आर्थिक जो विकास से तात्पर्य है उस प्रक्रिया से जिसके परिणाम देश के समस्त उत्पादन संसाधनों का कुशलतापूर्ण दोहन होता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है। आर्थिक विकास में गैर आर्थिक चर को भी शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा एवं साक्षरता दर, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन प्रत्याशा तथा लैंगिक विकास आदि। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है। आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो यह आपका आर्थिक विकास का तात्पर्य आपने देखा कि आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा उद्योगों, विनिर्माण, सेवा एवं बैंकिंग आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा सर्वाधिक होता है। अमर्त्य सेन, यहाँ देखिए अमर्त्य सेन की बात करिए। अमर्त्य सेन का नोट कर लीजिएगा कि अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया था, जबकि महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था। अतः आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे पूंजी, श्रम, तकनीकी आदि एक दूसरे पर ऐसा अनुकूल प्रभाव डालते हैं जिससे आय में वृद्धि के क्रय शक्ति भी बढ़ती है। आर्थिक वृद्धि को प्रायः सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि के रूप में समझा जाता है। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि सामान्य आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होता है जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार के विस्तार के साथ होता है। आर्थिक समृद्धि में होने पर आर्थिक विकास हो यह आवश्यक नहीं है, किंतु आर्थिक विकास होने पर निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि होती है। वर्ष 1970 से 1990 के बीच आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को एक ही माना जाता है था, लेकिन वर्तमान समय में आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास का एक भाग माना जाता है। आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। तो आर्थिक विकास देखिए, आपका यहाँ इतना जो है पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पढ़ने पर हमें यह पता चला कि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि तो दोनों हैं, दोनों में थोड़ा अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में जो है कि अंतर भी पूछ सकता है आपसे, तो अंतर भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो आपके पूरे 7 कारक हम यहाँ पढ़ने को देखेंगे। पहला प्राकृतिक संसाधन, नोट करिएगा पहले ना, ऐसे नोट करिएगा, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 1 2 3 करके लाइन वाइज लिख लीजिएगा, लाइन बाई लाइन। उसके बाद इसके प्राकृतिक संसाधन में के अंतर्गत क्या आता है उसे लिखिएगा, ठीक है। तो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, दूसरा पूंजी, तीसरा आपका तकनीकी, चौथा मानव संसाधन विकास, पांचवा जनसंख्या वृद्धि, छठा सामाजिक उपरिव्यय और सातवां उद्यमशीलता आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन किसी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। प्राकृतिक संसाधन से अभिप्राय प्रकृति के द्वारा दिए गए निःशुल्क उपहारों से होता है। भूमि जैसे वन संपदा, जल खनिज संपदा, जलवायु आदि, इन सभी को प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यद्यपि प्रकृति संसाधनों की मात्रा में विकास की गारंटी नहीं है, तथापि प्राकृतिक साधन से किसी भी देश के आर्थिक विकास की गति की मात्रा एवं सीमा को अवश्य निर्धारित करते हैं। अन्य बातों के समान रहने से जिस देश में प्राकृतिक साधन जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पर विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आर्थिक विकास के
लिए प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी वाला देश अथवा राज्य तेजी से विकास करने में असमर्थ हो सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक अपना पूंजी निर्माण। यहाँ पे पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिससे के द्वारा किसी समुदाय की बचत को पूंजीगत वस्तुओं जैसे संयंत्रों, उपकरणों और मशीनरी में निवेश में लगाया जाता है, जो देश की उत्पादक क्षमता और श्रमिक दक्षता को बढ़ाता है, जिससे देश में वस्तुओं और सेवाओं का अधिक प्रवाह सुनिश्चित होता है। संभवतः विनियोग के लिए घरेलू बचत की कमी आर्थिक विकास के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है, जो जीवन स्तर के को स्थायी वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि पर निर्भर करती है, तथा उत्पादन की वृद्धि आर्थिक विकास के इतिहास का अध्ययन इस बात का प्रमाण है कि वह पूंजी निर्माण की दर से वृद्धि ही आर्थिक विकास की कुंजी है, जो पूंजी की उपलब्धता एक सीमा तक श्रम एवं प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दूर कर देती है। तीसरा आपका तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको क्या क्या समझ आ रहा है कि जो भी आपका हेडिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको आप खुद से लिख सकते हैं। तकनीकी प्रगति में क्या होता है, कैसे आप यहाँ खुद से बता सकते हैं कि आर्थिक विकास में तकनीकी एवं उसका विकास जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस तरीके से तकनीकी प्रगति में मुख्य रूप से उत्पादन के नए नए संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिससे कि आर्थिक विकास में बहुत सारे संभव प्रयास किए जाते हैं, अनुसंधान बनाए जाते हैं, जिससे कि उत्पादकता और अधिक बढ़े। ठीक है, तो उत्पादन में सुधार होता है, किससे? टेक्नोलॉजी प्रगति से ही सुधार होता है। आगे आपका फोर्थ है मानव विकास, मानव संसाधन विकास। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसी देश में आर्थिक विकास के स्तर को निर्धारित करने में जनसंख्या ही सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली महत्व मानी जाती है, क्योंकि यदि किसी भी देश में जनसंख्या रहेगी तभी ना हम वहाँ पर जो है कि प्रगति करेंगे, उत्पादन करेंगे। अगर जनसंख्या मान लीजिए बहुत ही कम है तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी आपका जो है कम होगा। ठीक है, थोड़े से ही संसाधन में सब कुछ काम हो जाएगा। तो वहाँ पे किसी देश के आर्थिक विकास के स्तर को निर्धारित करने में जनसंख्या की अच्छी गुणवत्ता महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षिक, चिकित्सा और अन्य सामाजिक योजनाओं के रूप में मानव पूंजी में निवेश अत्यधिक वांछनीय होता है। यदि मान लीजिए कोई देश है, उसका जो एरिया है काफ़ी बड़ा है और जनसंख्या जो है पॉपुलेशन काफ़ी छोटा है, और वही पॉपुलेशन क्या है, हमेशा बीमार रहती है, हमेशा मतलब वह जितने उसके उत्पादन में उसकी सहभागिता होती है वह उतना नहीं कर पाती है, तो उस देश का क्या होता है, मानव संसाधन विकास जो है नहीं हुआ रहता है, वहाँ पे करने की ज़रूरत होती है। पांचवा आपका जनसंख्या वृद्धि है, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि उत्पादकता पे क्या प्रभाव डालता है, यह हमें बताना है। आप बता सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। देखिए एक हेडिंग को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है, जिसमें कि जो व्यक्ति होते हैं वही जो होते हैं कि जनसंख्या को बढ़ने या घटने पर लाभ और हानि जो भी होती है, उनका प्रभाव जनसंख्या वृद्धि के माध्यम से ही पड़ता है विकास पर। ठीक है, तो यह भी हो गया आपका। आगे नेक्स्ट है छठा आपका सामाजिक ऊपरी व्यय। तो सामाजिक ऊपरी व्यय क्या है? सोशल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ऊपरी व्यय क्या है? विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सामाजिक ऊपरी व्यय का प्रावधान आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। ऐसी सुविधाएं कार्यशील आबादी को स्वस्थ, अधिक कुशल और अधिक जिम्मेदारी बनने में मदद करती है। फिर सेवंथ आपका एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता। उद्यमिता में नए निवेश में के अवसरों की पहचान करने की क्षमता के साथ साथ जोखिम लेने और नई और
बढ़ती व्यावसायिक इकाइयों में निवेश करने की इच्छा शामिल होती है। उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ इसमें क्या होता है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपका, ये आपका पॉसिबिलिटी जो होता है बहुत ही लो होती है, बहुत ही जीरो होती है कि आप या तो आप प्रॉफिट ही पा पाएंगे या तो आप लॉस में जाएंगे। मीडियम भी होता है आपका, यहाँ पर मीडियम भी होता है, या तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा या तो लॉस बहुत ज़्यादा, और मीडियम भी चलता है। तो यहाँ उद्यमशीलता, जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आगे आपका दिया है, अब नेक्स्ट हेडिंग आपका इसमें पढ़ना है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है, इसे हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपके 4 पॉइंट है, सामाजिक कारक, जनसांख्यिकी कारक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारक, और चौथा आपका धार्मिक कारक। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके नोट कर सकते हैं कि सामाजिक कारक में क्या होता है, फिर जनसांख्यिकी कारक में क्या होता है। सामाजिक कारक में जैसे कि किसी भी देश में सामाजिक जो संरचना है वहाँ पर लोग रूढ़िवादी तथा परंपरावादी ढंग से अगर उत्पादन करते हैं और नवीन परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह देश भी क्या होता है, निश्चित रूप से अविकसित ही रहेगा। इसलिए उसे विकसित करने के लिए हमें क्या करना होगा, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा नवीन परिवर्तन को स्वीकार ही करना होगा। तो स्वीकार अगर नहीं करेंगे तो आर्थिक विकास आपका जो है नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ पर हमें ज़रूरत है आर्थिक विकास की। आगे सेकंड है जनसांख्यिकी कारक। जनसांख्यिकी कारक, यदि देश में जनसंख्या का बाहुल्य है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो लोगों की प्रवृत्ति अधिक संतान रखने की होगी, और तो उस देश का आर्थिक विकास धीमी गति से होगा। ऐसी स्थिति में पूंजी गहन तकनीकी का प्रयोग संभव नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम तथा उपभोग करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होने के कारण बचत की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड आपका है राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारक। राजनीतिक और प्रशासनिक कारक आप सब भी जानते हैं कि राजनीतिक स्थिरता तथा स्वच्छ प्रशासन किसी भी देश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस देश में राजनीतिक स्थिरता, जहां लोकप्रिय सरकार तथा प्रशासन कर्मठ एवं कुशल है, वहां आर्थिक विकास की गति निश्चित रूप से तीव्र होगी। धार्मिक कारक, किसी देश की धार्मिक भावनाएं भी वहाँ के आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे भारत में हिंदू धर्म भौतिक समृद्धि की अपेक्षा आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है, जो देश के आर्थिक विकास में बाधक बनता है। उसके विपरीत यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म व्यावसायिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, जिससे आर्थिक विकास में मदद मिलती है। तो ये आपने अपने शुरू में क्या देखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा किसका, भारत के राज्यों का। फिर उसके बाद आपने सेकेंड टॉपिक देखा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को देखा। अब आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है वो आपने देख लिया। अब हम आगे चलेंगे, आर्थिक विकास का महत्व देखेंगे। तो यदि आपको पूछा जाए आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए, तो आप आर्थिक विकास को परिभाषित करेंगे, ठीक है। यदि पूछा गया आर्थिक विकास के महत्व को बताइए, तो आप इस तरीके से आर्थिक विकास के महत्व को बता सकते हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज करके। तो आर्थिक विकास के महत्व में भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे पहले आपको जीवन स्तर में वृद्धि को पढ़ना है, फिर दूसरा आपको आर्थिक उपलब्धियां पढ़ना है, तीसरा आपको व्यक्ति के चुनाव क्षेत्र का विस्तार पढ़ना है, और चौथा आप आर्थिक विषमता में कमी होना को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे नोट डाउन आप सब कर लीजिएगा फटाफट। फिफ्थ है नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा के बारे में देखेंगे। फिर सिक्स्थ मानवतावाद का उदय देखेंगे आगे। फिर नेक्स्ट आपको पॉइंट है आपका भारत के राज्यों का तुलनात्मक आर्थिक दृष्टिकोण देखेंगे। तुलनात्मक आर्थिक दृष्टिकोण को आप सभी यहाँ से नोट कर सकते हैं रीड करके। यहाँ पर काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है कि भारत विश्व की सबसे तेजी बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था में एक है, और वह 2030 तक भारत ने 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। भारत के राज्यों के पास इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने की कुंजी है, क्योंकि वे भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास पथ को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि भारत के आर्थिक प्रदर्शन में क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी हैं, जो राज्यों के विविध भौगोलिक और अलग अलग
राज्य स्तरीय आर्थिक विकास से उत्पन्न होती है। इस तरीके से आप देख लेंगे यहाँ पर। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपको हर एक वित्तीय वर्ष के आंकड़े को बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें कोविड-19 का भी जिक्र किया गया है, कोविड-19 का भी वित्तीय आंकड़ा बताया है। उसके बाद हम देखेंगे आपका आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद का योगदान कैसा रहा। ये भी आपको पूछ सकता है कि आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद का योगदान कैसा रहा, क्वेश्चन आपका बनकर आ सकता है, तो इसे भी आप सभी नोट्स कर लीजिएगा। इसमें जो ईयरली डाटा दिया हुआ है 2023-22 का, 22-23 का, 21-22 का, वो सब भी आप नोट कर लीजिएगा कि कितने परसेंटेज क्या है जो है वृद्धि हुई। और इसके बाद जो ये भारत की वर्तमान मूल्य आधारित सकल घरेलू उत्पाद के घटक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है पहला कि आर्थिक विकास कैसे क्या समझते हैं। फिर आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, ऐसा ही पूछता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका है भारत के राज्यों का तुलनात्मक आर्थिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। फिर थर्ड है आपका आर्थिक विकास की परिभाषा लिखिए। भारत में किन्हीं 3 राज्यों का वर्ष 2019 से 2020-21 तथा 21-22 के वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद को लिखिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे। फिर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको बताना है कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों को लिखिए। फिर सेकंड आपका है आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक कौन कौन से हैं उसे लिखिए। थर्ड है आर्थिक विकास के महत्व को संक्षेप में समझाइए। फोर्थ है आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद के योगदान को संक्षेप में लिखिए। इस तरीके से आपका यह हो जाएगा। आगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के को भी आप सभी देख सकते हैं। आपका मिड टर्म एग्जाम यदि होता होगा तो उसके लिए आपको ठीक है। आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका सेकंड है, थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर आप का है कृषि क्षेत्र संस्थागत सुधार एवं तकनीकी परिवर्तन। आगे आपका जो सबसे लास्ट चैप्टर आपका है एक जिला एक उत्पाद, वह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप सभी जो है कि उस चैप्टर को पढ़िएगा जरूर, क्योंकि वह उससे क्वेश्चन आपका बनकर आ सकता है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो आपके अपलोड होते रहेंगे, प्रोवाइड होते रहेंगे, तो आप सभी बेल आइकन प्रेस करके करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास वक्त जो है वो कम है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।